इस टाइम धर्म खतरे में नहीं है, इस टाइम देश खतरे में, संविधान खतरे में, देश की सारी सरकारी संस्थानें खतरे में, देश के 130 करोड़ लोग खतरे में। हिंदू मुसलमान के नाम पे, हिंदू राष्ट्र के नाम पर ये बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, ये कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। अरे जब 14 से लेकर 22 के अंदर 8 साल से आपकी सत्ता है, हिंदू प्रधानमंत्री, हिंदू राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस हिंदू, आरएसएस की दरिया कौन बिछा रहा है? ओबीसी समाज के लोग सबसे ज्यादा बिछा रहे हैं, ओबीसी के साथ SC ST के लोग बिछा रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं आज ओबीसी समाज के लोगों को भी कहना चाहता हूँ, ओबीसी समाज के नेताओं को भी कहना चाहता हूँ, उस आरएसएस की दरिया बिछानी बंद करो। वो आपके बच्चों का हक अधिकार छीन रहे हैं, आपके ऊपर अत्याचार अन्याय कर रहे हैं, आपकी जातिवार जनगणना नहीं करा रहे हैं। आज ये लोग उन्हीं परशुराम के ब्राह्मणवाद के लोगों के साथ खड़े होकर हमारे हक अधिकार को छीनता देख रहे हैं। यही कारण आज सत्ता से बाहर बैठे हुए हैं। इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। ये कहीं ना कहीं उसी रास्ते पे चल रहे हैं जिस रास्ते पे इनका पतन निश्चित है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ ओबीसी समाज के लोगों से कि आज नए परिवर्तन की जरूरत है, नए नेतृत्व की जरूरत है। और अब हम सब लोगों को एक बड़ा आंदोलन कर कर अपने लोगों के खिलाफ भी और सरकार के खिलाफ भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हिंदू के नाम पर, धर्म के नाम पर अपनी तरफ खींचकर मुसलमानों के खिलाफ खड़ा कर कर उनको बांट कर ये लोग अपनी वोट की ताकत से सत्ता हथियाकर हमारे ये हक अधिकार को छीनने का काम कर रहे हैं। धर्म तो खतरे में ही नहीं है, खतरे में तो इंसान है। ओबीसी जातिवार जनगणना कराने के लिए और 27% आरक्षण लागू करने के लिए दिल्ली में जो 93 का एक्ट है, जिससे ओबीसी के बच्चों को सर्टिफिकेट नहीं बनता, जिसकी वजह से वो शिक्षा के अंदर, नौकरियों के अंदर हिस्सेदारी नहीं मिलती, 93 का एक्ट हटाने के लिए और ओबीसी समाज पर पूरे देश में हो रहे अत्याचार अन्याय के खिलाफ आज एक ज्ञापन के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री को दिया जाएगा कि जल्द से जल्द जनगणना में ओबीसी जातिवार जनगणना कराई जाए। जनगणना क्यों चाहते हैं आप लोग? हम इसलिए चाहते हैं कि जो 75 साल से इस देश के अंदर 10% के लोग 90% न्यायपालिका, राजनीति और कार्यपालिका में और प्राइवेट सेक्टरों में कब्जा जमाए बैठे हैं। जब उनकी संख्या 10% है तो वो न्यायपालिका, राजनीति और कार्यपालिका में 80 से 90% कैसे बैठे हुए हैं? कहीं ना कहीं यही एक वजह है कि हर सरकार, चाहे कांग्रेस की रही हो चाहे बीजेपी की रही हो, जब जब जातिवार जनगणना की मांग उठी है तो उन्होंने इसको इग्नोर किया है। मैं पूछना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री तो खुद पिछड़े हैं, वो क्यों नहीं कह रहे? देखिए, वो नकली ओबीसी है। 2014 के अंदर उन्होंने पता था, आरएसएस को पता था कि अगर बिना ओबीसी के कोई सत्ता में नहीं आ सकता, तो उन्होंने मुख्यमंत्री गुजरात रहते हुए अपने को ओबीसी में डाला और उसके बाद ओबीसी प्रधानमंत्री के रूप में घोषित किया और पूरे देश में ओबीसी के मजबूत करने के लिए निकले। ओबीसी धोखे में आ गया और 14 के अंदर एक हवा बनाई इन लोगों ने और उस हवा के अंदर इनको प्रधानमंत्री बनाया गया। लेकिन आज 14 से लेकर 22 तक जितना ओबीसी समाज के हक अधिकार को छीना जा रहा है, जितना ओबीसी के आरक्षण को खत्म किया जा रहा है, जितना ओबीसी पर अत्याचार अन्याय किया जा रहा है, जातिवार जनगणना नहीं कराई जा रही ओबीसी की, शायद 75 साल में किसी सरकार ने नहीं किया होगा जितना कि 2014 से लेकर अब प्रधानमंत्री ने किया। आपको लगता है कि पिछड़ों को आरक्षण चाहिए? देखिए, ऐसा है, पिछड़ों में भी आज भी मैं पूरे देश के अंदर रथ यात्रा के माध्यम से गया हूँ, आज भी अशिक्षित है, बेरोजगार है, आर्थिक रूप से कमजोर है, उनको जरूरत है आज आरक्षण की। वो तो खुद विरोध करते हैं आरक्षण का सर। देखिए, विरोध वो करता है जो मनुवादी लोग जो संपन्न हो चुके हैं और कहीं ना कहीं उनके माध्यम से वही 10% के मनुवादी लोग उनके माइंड को वाश कर कर उनसे बुलवाते हैं। लेकिन आज भी पिछड़ा वर्ग आज भी कमजोर है, अशिक्षित है, आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आरक्षण की भी जरूरत है। और आरक्षण की मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, जब देश के अंदर हम 72 करोड़ के आसपास हैं तो हमारा आज 27% आरक्षण लागू है मंडल आयोग। आज 27% आरक्षण की वजह हमारा 11.5 आरक्षण ले पाए हम लोग। क्यों नहीं हमारा 27% आरक्षण मिला हम लोगों को? कहीं ना कहीं हमारे 11.5 के बाद जितना भी बचता है वही मनुवादी लोग हमारे हक अधिकार को छीनकर हमारे आरक्षण पर आगे क्यों नहीं आ रहे निकल कर? देखिए, पिछड़े लोग अब आगे आ रहे हैं।
कहीं ना कहीं आपने बिहार के अंदर भी एक बदलाव देखा होगा। तेजस्वी और नीतीश कुमार एक हुए और कहीं ना कहीं बिहार से मंडल और कमंडल की लड़ाई अब शुरू हो चुकी है। उधर तमिलनाडु के अंदर स्टालिन के नेतृत्व में वहाँ पर भी आप देखोगे एक भी मंत्री वहाँ पर मन्नुवादी लोग नहीं है। इसलिए कहीं ना कहीं आप शुरुआत आरक्षण की जरूरत है या धर्म बचाने की जरूरत है? देखिए, इस टाइम धर्म खतरे में नहीं है, इस टाइम देश खतरे में, संविधान खतरे में, देश की सारी सरकारी संस्थानें खतरे में, देश के 130 करोड़ लोग खतरे में। धर्म का एक शब्द जो है ये सरकारें फेंक कर हम लोगों को गुमराह कर हिंदू मुसलमान के नाम पे, हिंदू राष्ट्र के नाम पर ये बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, ये कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। अरे जब 14 से लेकर 22 के अंदर 8 साल से आपकी सत्ता है, हिंदू प्रधानमंत्री, हिंदू राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस हिंदू, चुनाव आयोग हिंदू, सारी 18 राज्यों में सरकारें इनकी है, फिर कब सत्ता में आएंगे, ये कब हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे? ये सब लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। क्या किसी दिन देश का प्रधानमंत्री मुसलमान बनेगा? क्या वो हिंदू राष्ट्र घोषित करेगा? जब ये सत्ता में है, इनके पास पावर है, अगर ये हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहते, बनाना चाहते, तो आज हिंदू राष्ट्र घोषित क्यों नहीं करते? ये सब इस देश के लोगों को हिंदू मुसलमान के नाम पर, धर्म के नाम पर बांटने का काम किया जा रहा है। एससी को एसटी से लड़ा नहीं, मैं बिल्कुल नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ ये देश हिंदू राष्ट्र घोषित कर रहे हैं। फिर ये देखिए, मैंने कहा ना, हिंदू राष्ट्र ये घोषित कर ही नहीं सकते। ये लोग अपनी सत्ता दिलाने के लिए एससी एसटी को हिंदू के नाम पर, धर्म के नाम पर अपनी तरफ खींचकर मुसलमानों के खिलाफ खड़ा कर उनको बांट कर ये लोग अपनी वोट की ताकत से सत्ता हथियाकर हमारे ये अधिकार को छीनने का काम कर रहे हैं। इसलिए ये हिंदू राष्ट्र ना कभी था, ना कभी बन सकता। अधिकार तो बाद में भी मिल जाएंगे, पहले धर्म को बचा लिया जाए, हिंदू राष्ट्र को बचा लिया जाए। मैंने कहा ना, धर्म तो खतरे में ही नहीं है, खतरे में तो इंसान है। क्योंकि आज अगर विकास नहीं हो रहा है तो वो इंसान का नहीं हो रहा है। ये कौन लोग हैं तलवारें लेके निकल रहे हैं? देखिए, ये आरएसएस के गुंडे हैं, यही देश के लसाई के गुंडे हैं। कोई तलवार लेकर नहीं निकल रहा है। मंदिर मस्जिद की बात कौन कर रहा है? देखिए, मंदिर और मस्जिद के नाम पर ये सत्ता में आए थे। अगर ये मंदिर मस्जिद की बात नहीं करेंगे तो इनकी सत्ता चली जाएगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि एससी एसटी ओबीसी के लोग अब जागरूक हो रहे हैं और इनकी पॉलिसी को समझ रहे हैं। इसलिए आज ओबीसी महासभा के नेतृत्व में अखिल भारतीय ओबीसी महासभा, WTP, तमाम संगठन आज यहाँ निर्णय ले रहे हैं कि जल्द से जल्द ओबीसी जातिवार जनगणना कराकर जिसकी जितनी संख्या बारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। 90 पे 10 का राज नहीं चलेगा। नहीं, सरकार तो निजीकरण कर रही है तेजी से। देखिए, वो निजीकरण करने का क्या मकसद है? निजीकरण, अगर ये देश की सारी सरकारी संस्थानें सारी प्राइवेट हो जाएंगी तो इस देश में ऑटोमेटिक एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आज अगर हमें इस संविधान के साथ साथ देश की सारी सरकारी संस्थानों को बचाने के साथ साथ इस देश को भी बचाना पड़ेगा। इसलिए एससी एसटी ओबीसी के लोगों को एक मंच पर आना पड़ेगा और ये धर्म की बात को अलग रखकर इस देश की बात को एकजुट होकर अगर उठाकर हम इस आंदोलन को लड़ेंगे तो आने वाले समय में हम जरूर इस देश को बचा लेंगे और हमारा आरक्षण भी बचेगा और ये देश की सारी सरकारी संस्थानें जो हम लोगों ने संघर्ष कर बलिदान देकर इसको बनाया है, खड़ा किया है, इस देश को आजाद कराया है, उसको भी बचाने का काम करेंगे। और जब वो बचेगा, जब आरक्षण बचेगा। आप जैसे कुछ लोग अधिकारों की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम आपकी भीड़ देखते हैं, लोग तो आ ही नहीं पाते सर। पिछड़ों की इतनी बड़ी जनसंख्या है इस देश में। देखिए, मैंने क्या कहा आपको, हमारे पिछड़ों को इस देश की सरकार ने 14 से लेकर अब तक आज आरएसएस की दरिया कौन बिछा रहा है? ओबीसी समाज के लोग सबसे ज्यादा बिछा रहे हैं। ओबीसी के साथ एससी एसटी के लोग बिछा रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं आज ओबीसी समाज के लोगों को भी कहना चाहता हूँ, ओबीसी समाज के नेताओं को भी कहना चाहता हूँ, उस आरएसएस की दरिया बिछानी बंद करो। वो आपके बच्चों का हक अधिकार छीन रहे हैं, आपके ऊपर अत्याचार अन्याय कर रहे हैं, आपकी जातिवार जनगणना नहीं करा रहे हैं। इसलिए आज हम सब लोगों को अपने ओबीसी समाज को एकजुट कर आज जंतर मंतर से ये आह्वान करना चाहिए कि हम देशभक्त लोग हैं, इस देश के लिए लड़े थे और हमें आज अपने समाज को आरक्षण को बचाना है और जातिवार जनगणना कराकर न्यायपालिका, राजनीति और कार्यपालिका में उसको उतनी हिस्सेदारी दिलाने का काम हमें करना पड़ेगा। अखिलेश यादव ओबीसी को एकजुट नहीं कर पाए तो आप कैसे कर पाएंगे? देखिए,
अगर वो एकजुट नहीं कर पाते तो 3 बार मुलायम सिंह और अखिलेश जी सत्ता में नहीं आते। उन्होंने किया था 90 के दशक में, लालू जी ने भी किया था, लेकिन आज 90 के दशक को ये भूल चुके हैं। आज ये लोग उन्हीं परशुराम के ब्राह्मणवाद के लोगों के साथ खड़े होकर हमारे हक अधिकार को चिंता देख रहे हैं। यही कारण आज सत्ता से बाहर बैठे हुए हैं। आज तेजस्वी ने एक कदम बढ़ाया तो ब्राह्मणों को मनाने की बहुत होड़ चल रही है। देखिए, मैंने कहा ना, आज सत्ता से बाहर होने का इनका कारण क्या है? अपने लोगों को इग्नोर करना, अपने लोगों की लड़ाई ना लड़ना, अपने लोगों की वोट को बंधुआ समझना, यही कारण है आज ये सत्ता से बाहर बैठे हुए हैं। इसलिए मैं अखिलेश जी को भी कहना चाहता हूँ, जब हमारी वोट की ताकत सबसे ज्यादा है, हमारी संख्या सबसे ज्यादा है, तो आप लोगों को उनकी वोट की ताकत को छोड़ दीजिए, अपने लोगों के हक अधिकार को उठाइए, आरक्षण की बात करिए, हमारे ईवीएम हटाओ, भाजपा भगाओ की लड़ाई लड़िए और ओबीसी जाति। अखिलेश यादव तो परशुराम का मंदिर बनवाने की बात कर रहे हैं ना वो तो। देखिए, मैंने कहा ना, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। ये कहीं ना कहीं उसी रास्ते पे चल रहे हैं जिस रास्ते पे इनका पतन निश्चित है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ ओबीसी समाज के लोगों से कि आज नए परिवर्तन की जरूरत है, नए नेतृत्व की जरूरत है, और अब हम सब लोगों को एक बड़ा आंदोलन कर कर अपने लोगों के खिलाफ भी और सरकार के खिलाफ भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अपने लोगों का समाज में बहिष्कार करना पड़ेगा, अपने लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों के खिलाफ भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगर ये नहीं लड़ी तो ये इस ओबीसी समाज, ये SC/ST समाज ऐसे ही अत्याचार अन्याय सहता रहेगा, ऐसे ही पिटता रहेगा, ऐसे ही आरक्षण चिंता रहेगा, और एक दिन ऐसा होगा कि इनके हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा और हमारी वोट की ताकत ईवीएम से खत्म कर दी गई है। इसलिए हम लोग अब एकजुट हो रहे हैं और नए परिवर्तन की तरफ चल रहे हैं।